हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम, जय हिंद सभी बच्चों को। मैं प्रिंस का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रोजगार स्लिप क्लास पे, जहां पे दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री या इतिहास के बारे में, और साथ ही लास्ट क्लास में हमने पढ़ना शुरू किया था इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बारे में। दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ एक साइट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो आज आगे की साइट हम करेंगे। बिल्कुल राम राम सभी को, सबको गुड इवनिंग। बेटा क्या डाउट था, एक बार सोच फिर मैं डाउट दूर करने का डाउट नहीं लेगा, मेरे क्लास में डाउट नहीं लेगा, हमारे डाउट को यहीं पे छोड़ के जाएगा। इसके अंदर तो हम लोग साइट पर थे, इसके अंदर लास्ट क्लास में तो हमने सबसे पहली साइट पे थी, उसका नाम था हड़प्पा, और इस हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहली साइट, सबसे ज्यादा एग्जाम में हड़प्पा से पूछते हैं। हड़प्पा के बारे में दूसरी साइट हम लोग पढ़े थे, इस साइट का नाम तो है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से एक चीजों को कवर किया था। मोहनजोदड़ो के बारे में तो तीसरी साइट जो हमने पढ़ी थी, इसका नाम तो कालीगंगा था। कालीगंगा पढ़े थे। कालीगंगा के बारे में जो थल नाम आता है वो आपका चंद्रो। लास्ट क्लास में इस चंद्रो के बारे में हम बात कर रहे थे, और चंद्रो के बारे में क्या क्या एग्जाम में पूछी जाएगी उनको हमने चर्चा करनी शुरू कर दी थी। जैसे कि चंद्रो की मैंने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि ये एकमात्र ग्रामीण सभ्यता थी। ना बेटा तांबे का युग, वो जो दर्पण था वो आपका तांबे का दर्पण था। ये आपको याद रखना, क्योंकि नुसेन सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। तांबे धातु की बात करूं, तांबे की टीम लाया, तांबे और टीन को लाने के बाद बेटा क्या नाम था, दुकान तो वो तांबे का दर्पण था। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए बेटा इस चंद्रो के बारे में बात कर रहे थे। बेटा ये एकमात्र ग्रामीण सभ्यता की मानी जाती है, ये बात हमने डिस्कस करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र ग्रामीण साइट जो थी बेटा वो कौन सी थी, तो आंसर करेंगे वो चंद्रो हुआ था। बेटा चंद्रो जो है यहाँ पे मटके बनाने का कारखाना लगाया गया था। वैसे ही मटके बनाने का कारखाना कहां लगाया गया, तो आंसर करेंगे सर वो इसी स्थान पर लगाया गया था। तो मटके बनाने का कारखाना बच्चों आप यहाँ पे लगाया गया था। अगर मैं बात करूं चंद्रो की साथी याद रखेंगे, यहाँ पर मटके बनाने का कारखाना लगाया, इसीलिए तो आप लोगों ने क्या बोला, तो इसे हम लोग औद्योगिक नगर बोलते हैं, इसे हम लोग औद्योगिक राजधानी बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक राजधानी ये पहले इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन सा था, तो आंसर करेंगे सर वो ये चंद्रो ही आता। इसे चंद्रो की खासियत और बताइए बेटा, और इस खासियत की बात करूं तो यहाँ से हमें कैसी मिली, तो आंसर करेंगे सर यहाँ से वक्राकार। सर ये वक्राकार कैसे होती है, तो बेटा गोलाकार ईंटें यहाँ से मिलती है। सर यहाँ से गोलाकार ईंटें मिलती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोलाकार ईंटों के साक्ष्य हासिल तो आंसर करेंगे सर वो इसे चंद्रो नामक स्थल से मिले, जहाँ के लोग गांव में रहने का काम करते थे। जब बात आई चंद्रो की तो आप लोगों को ये बात याद रखनी होगी, इसे चंद्रो जो था, इसे चंद्रो की बात करते हैं, तो यहाँ से कुत्ते के पंजे के साक्ष्य भी मिले। कुत्ते के पंजे के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए, तो आंसर करेंगे वो भी यहीं से कुत्ते के पंजे के साक्ष्य मिलते हैं, तो आंसर करेंगे वो चंद्रो से मिले थे। ऐसा ही चंद्रो के बारे में एक आखिरी बात याद रखेंगे, सर यहाँ से हमें जो है लिपस्टिक और काजल के साक्ष्य हासिल मिलते हैं। अगर तुमसे काजल के बारे में पूछे या तुमसे लिपस्टिक के बारे में पूछे, तो आंसर करेंगे सर काजल और लिपस्टिक के साक्ष्य इसे चंद्रो नामक स्थल से मिले। बेटा ये सारी चीजें मेकअप के अंदर आती है, इसीलिए आप लोग मेकअप के नाम से जानते हो, तो याद रखेंगे। अगर आपको पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में मेकअप के कहां से मिली, तो आंसर करेंगे वो भी यहाँ से मिली। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो चंद्रो के बारे में आपको याद नहीं है, बिल्कुल याद रखना सबको नहीं। अब हम बात करेंगे आपके सिंधु घाटी के अगले तक की। बेटा नेक्स्ट साइट हम बात करेंगे, भाई लाजवाब साइट है। इस पांचवी साइट की तो मैं बात करता हूं, तो साइट का नाम बेटा लोथल। एग्जाम में ज्यादा कोई साइट से क्वेश्चन मिलते हैं, ये लोथल बेटा इसके बारे में हम बात करेंगे, इसलिए लोथल क्या है। जैसे कि मैं लोथल की बात करता हूं तो आपको पहला पॉइंट ये रखना होगा लोथल कहां पे स्थित है, तो आंसर करेंगे सर लोथल जो है ये अहमदाबाद में स्थित है। तो अहमदाबाद जो है कहां पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर लोथल नाम का स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। जैसे कि लोथल की बात आई तो दिमाग में बात याद नहीं होगी, सर ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी थी। कौन सी राजधानी बेटा ये, तो सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी। वाणिज्य का जहां से होता है इसे आप लोग कमर्शियल कैपिटल के नाम से भी जानते हो। अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी के बारे में, तो ये लोथल नाम का स्थल था, ये एक बंदरगाह भी हुआ करता था, और ये एक कृत्रिम बंदरगाह भी था। तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में एक कृत्रिम बंदरगाह कौन सा था, तो आंसर करेंगे सर वो यही था। अब आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको बंदरगाह लिखते हैं, तो बंदरगाह लिख देता है, बंदरगाह लिख देता है, और इसी को आप लोग इंग्लिश में डॉकयार्ड के नाम से जानते हो। इसे बोलेंगे तो सर सिंधु घाटी सभ्यता का एक डॉकयार्ड हुआ करता था, जिसे बंदरगाह भी बोलते हैं, जो हमारा लोथल था। जैसे कि लोथल की बात आती है तो आपको यूं पूछा जाएगा ये लोथल नाम का स्थल जो है वो कौन सी नदी के किनारे मिला, तो आंसर करेंगे सर लोथल जो था ये भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी बेटा, तो आंसर करेंगे इसकी नदी जो थी वो भोगवा थी, इसी भोगवा नदी के किनारे हमें लोथल नाम का स्थल मिला। सर इस लोथल से और क्या साक्ष्य मिले थे, तो इस लोथल नाम का स्थल से हमें आटा पीसने की चक्की मिली। इस लोथल से क्या मिला हमें, तो आंसर करेंगे सर आटा पीसने की चक्की, वो हमें कहां से मिली, तो सर वो इसी लोथल से मिली। जैसे इस लोथल से हम करें तो यहाँ से हमें फारस देश की मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो फारस देश की मुद्रा हमें किस स्थल से प्राप्त हुई, तो आंसर करेंगे सर यहाँ से मिली। पहले तो यहाँ से हमें एक और चीज मिलती है, इसे आप लोग बोलते हो दिशा मापक यंत्र। तो दिशा मापक यंत्र भी कहां की देन है, तो सर ये इसी स्थल की देन है जिसे हम लोग लोथल के नाम से जानते हैं। बेटा लोथल से और कौन से साक्ष्य मिले, तो आंसर करेंगे सर इस लोथल नाम स्थल से हमें मम्मी के साक्ष्य मिले। मम्मी का डेड बॉडी से बेटा जिसे पुराने समय में पट्टियों से बांध दिया था, तो यहाँ से हमें मम्मी के साक्ष्य देखने को मिले इस लोथल नाम स्थल से। ठीक है, तो ये बात आपको सारी इस लोथल के बारे में याद रखनी होगी, यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलते हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अगर बात करें इस लोथल के बारे में, तो पहले आप लोग लोथल के बारे में बात करेंगे कि सर इस लोथल से हमें चावल के दानों के साक्ष्य मिले। तो चावल के दानों के साक्ष्य वो भी कहां से मिलते हैं, तो आंसर करेंगे सर वो इस लोथल नाम स्थल से मिलते हैं। वो यहाँ साक्ष्य की बात आती है तो याद रखेंगे सर इसी लोथल नाम स्थल से हमें एक जानकारी मिलती है कि ये एकमात्र ऐसा शहर था, एकमात्र ऐसा शहर जिसका मुख्य द्वार, ये एकमात्र ऐसा शहर था जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर खुलता था। बाकी सारे जो है वो बैक साइड में खुलते थे, लेकिन इसका जो है वो मुख्य सड़क पर खुलता था, और ये ऐसा एकमात्र शहर हुआ था, वो शहर हुआ था जिसका नाम था लोथल था। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, और लोथल से आपको जरूर देखने को मिलेगी, तो इनको जबरदस्त तरीके से आप लोग नोट करेंगे, अच्छे से इनको नोट बनाने का काम करेंगे। बेटा हड़प्पा के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, आप पहले चीज को समझिए, इनको साथ में अच्छे तरीके से नोट करिए, इसी प्रकार का कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं रहने वाला, इस बात की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर बात करें लोथल के बारे में, तो लोथल से एक साक्ष्य आपको और भी मिलेगा। लोथल से जो साक्ष्य देखने को मिलेगा इसे आप लोग बोलते हो शतरंज खेल। जैसे आप लोग इसे बोलते हो, और शतरंज की बात करूं तो शतरंज खेल के साक्ष्य, शतरंज गेम जो था, शतरंज खेल जो था, इसे शतरंज खेल के साक्ष्य मिलते हैं, तो आंसर करेंगे सर उसी जगह से मिलते हैं। और साथ ही यहाँ से एक साक्ष्य और भी मिला था, इस साक्ष्य की बात करूं तो सर यहाँ से 3 युगल समाधियां मिलती है। समाधियां तो सर 3 युगल समाधियां यहाँ मिलती है। तो ये बात आपको किस बारे में याद रखनी होगी, लोथल के बारे में याद रखनी होगी। तो शतरंज खेल के साक्ष्य पूछे, 3 युगल समाधियां पूछे, मम्मी के साक्ष्य पूछे या चावल के दानों के साक्ष्य पूछे, तो आंसर करेंगे सारी चीजें थी वो हमें लोथल नाम से मिलती है, तो वो लोथल नाम से मिलती है, ये बात आपको याद रखनी होगी। अब बात करेंगे इस साइट के बारे में, तो इस तरह से आखिरी साक्ष्य मिला था, तो इस साक्ष्य की बात करता हूं तो आप लोग बोलते हो सती प्रथा के प्रमाण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये वो स्थल था जिसमें सती प्रथा के हमें एविडेंस मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं। तो याद रखेंगे सती प्रथा के साक्ष्य कहां से मिले, तो सब लोथल से मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा हुआ था, तो आंसर करेंगे वो लोथल हुआ था। यहाँ की बात करिए। अब बात करेंगे दोस्तों एक और साइट के बारे में, और नेक्स्ट साइट की तो बात करेंगे इसे आप लोग जानते हो, इस नाम से धोलाविरा के नाम से। वैसे ही अब हम जिस साइट की बात करेंगे इसका नाम है धोलाविरा। अब जिस साइट को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, इस साइट का नाम है तो धोलाविरा। धोलाविरा की बात करूं तो सर धोलाविरा कहां से है, तो ऐसा आंसर करेंगे सर ये धोलाविरा नाम स्थल जो है ये कच्छ में पड़ता है। कहां पे, कच्छ। कच्छ जो बड़ा जिला है, ये जिला कहां का, गुजरात का जिला। तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र में आपको कौन सा है, वो कच्छ है। हां बेटा क्लास हुई आपकी, ठीक है। चलिए पहले ये धोलाविरा है, इसकी बात करें। धोलाविरा गुजरात के कच्छ में पड़ता है। धोलाविरा की बात करें तो इस धोलाविरा से भी बात पूछी जाएगी। धोलाविरा के बारे में हम बात करेंगे तो क्या कहते हैं, तो सर ये धोलाविरा जो है इसे कहा जाता है खगोलीय वेधशाला। आपको बताएगा हड़प्पा सभ्यता की खगोलीय वेधशाला से बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खगोलीय वेधशाला आपको बताएगा, और हड़प्पा सभ्यता की खगोलीय वेधशाला से कहते हैं, तो आंसर करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खगोलीय वेधशाला इसी को ही कहा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, साथ ही नोट करेंगे। दूसरा तो आपको याद होगा इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसे ये धोलाविरा नाम स्थल जो था ये एकमात्र ऐसा स्थल था, एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। बेटा सिंधु घाटी के सारे स्थल 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। अगर तो 3 भागों में विभाजित था, तो इसके 3 भागों कौन से भाग बताइए। तो पहले इसका एक भाग जो था इसे आप लोग पश्चिमी जिले के नाम से जानते हो, इसका एक भाग जो है तो इसे आप लोग पश्चिमी जिला बोलते हो। इसका दूसरा भाग जो इसे आप लोग मध्य शहर या बीच का शहर बोलते हो, और तीसरा शहर जो इसे आप लोग पूर्वी जिले के नाम से जानते हो। समझ गए? तो इसे हम लोग पूर्वी जिले के नाम से जानते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ है। आप आंसर करेंगे सही हमारा धोलाविरा था, इसमें पश्चिमी जिला, मध्य शहर और पूर्वी जिला यहाँ पे हुआ करता था। साथ ही अगर मैं बात करूं इस जगह की, तो यानी यहाँ की जल निकासी जो है वो बहुत अच्छी बात थी। तो सबसे अच्छी चीज होती है इसे हम लोग बोलते हैं सुदृढ़। तो सुदृढ़ जल निकासी की व्यवस्था,
तो सूर्य जल निकासी का प्रबंधन जो काम था, तो आप आंसर करना कि वो प्रबंधन जो था वो यहीं पे हुआ करता था। बेटा सुबह प्रबंधन जो था उसे आप बोलते हो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का सबसे अच्छा हुआ करता था। गोलाकार तो ये बात को याद रखनी होगी। साथ ही गोलाकार की बात करूं तो आपको एक बात याद रखनी होगी। इसे यहाँ से हमें बांध के साक्ष्य मिलते हैं। इसके तो सर बांध की बात करें या डैम की बात करें तो बांध के साक्ष्य जो है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। साथ ही गोलाकार की बात आई तो आपको याद रखेंगे गोलाकार जो है यहाँ से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। इसके स्टेडियम तो यहाँ पे लोग गेम खेलते थे और इसी जगह से हमें इसी एविडेंस मिलते हैं। तो सर यहाँ से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। रिपोर्ट बताते हैं बांध के साक्ष्य बताइए या स्टेडियम के साक्ष्य दो साक्ष्य बताइए। तो आंसर करेंगे सारी चीजें हमें किससे मिलती है, ये गोलाकार से हमें मिलती है। अगर बात करें इस गोलाकार के बारे में थोड़ा इसकी बात करते हैं तो यहाँ से तो ईंटें मिली, तो ईंटों के अंदर काले रंग का प्रयोग किया गया। याद रखिए सर ईंटों के अंदर काले रंग का प्रयोग ज्यादा देखने को मिला। तो ईंटों को बनाने में काले रंग का प्रयोग किया गया। अगर बात करूं इस साइट के बारे में तो ये याद ये जो साइट है इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये साइट जो है इसे शामिल किया गया। तो आंसर करेंगे सर ये एकमात्र साइट थी जिसे बाद में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो हाल ही में कौन सा स्थल जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ तो आंसर करेंगे वो स्थल था वो हमारा दुलारिया हुआ करता। यहां तक साइट है तो बताइए और फिर दोस्तों आगे बढ़ूंगा। दुलारिया के बाद अगली साइट की तरफ चलेंगे। अगली साइट की बात करेंगे तो आपको लिखना है सबसे बड़ी स्थल जिसका नाम रखी हुई इसके बारे में क्लास आपको मिल जाएगी। क्लास आपकी क्लास आपको मिल जाएगी। अब आपको पूरे इतिहास के बारे में पढ़ने का काम करूंगा तो इस स्थल की बात करता हूं तो ये नाम सबसे ज्यादा और इसे आप लोग राखी के नाम से जानते हो। राखी आइकॉनिक साइट ऑफ हरियाणा है। राखी की बात करते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा राखी के बारे में राखी कौन सी नदी के किनारे था। थोड़ा यहां की नदी आपको पूछा जाए तो आंसर करेंगे सही पुराने समय में इस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये कौन सी नदी के किनारे था तो आंसर करेंगे सही सरस्वती नदी के किनारे था। ऐसा ही आपको बताइए इस स्थल की खोज किसके द्वारा की जाती है तो आंसर करेंगे सर इसकी खोज जो है वो सबसे पहली बार करते हैं डॉक्टर सूरज खान। कौन कहता है तो आंसर करेंगे सर डॉक्टर सूरज खान है। और डॉक्टर सूरज खान का एक बहुत अच्छा दोस्त है तो जिसे आप लोग मुगल रफीक के नाम से जानते हो। कौन कहता है डॉक्टर सूरज खान और मुगल रफीक के द्वारा तो इस स्थल राखी की जाती है खोज की जाती है। ऐसा ही मैं जब बात करूं राखी के बारे में तो आपको बताएगा ये राखी जो है इसे 10 ऐसे स्थलों में शामिल किया गया जो अभी क्या हो जाएंगे आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे। तो ये आपको याद होगा इस हेरिटेज फंड के द्वारा ऐसा लिखेंगे हेरिटेज फंड के द्वारा 2012 में ऐसे स्थलों में शामिल किया गया। ऐसे स्थलों में शामिल किया गया जो आने वाले समय में नष्ट होने वाले हैं। जो आने वाले समय में नष्ट होने वाले हैं या आने वाले समय में नष्ट होने की संभावना है। थोड़ा इनके नष्ट होने की क्या संभावना बताई जा रही है ये उन स्थलों में आपका शामिल है। वैसे ही उत्तर राखी कहां स्थित है तो आंसर करेंगे राखी हरियाणा स्टेट में पता है और हरियाणा स्टेट के अंदर जिला है जिसका नाम है थोड़ा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है जिसे बोलते हैं राखी। वैसे ही राखी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर बात करें तो कौन सा है तो आंसर करेंगे सर वो हमारा ये राखी है। बेटा एशिया का सबसे बड़ा किला आपसे बताइए तभी आप आंसर करेंगे सर एशिया का सबसे बड़ा किला। थोड़ा एशिया का सबसे बड़ा किला कौन सा है वो राखी। तो राखी की खुदाई का काम चल रहा है। याद रखना 1997 के अंदर खुदाई करने के लिए व्यक्ति भी आते हैं और डॉक्टर अमरेंद्र नाथ नाम के व्यक्ति थे इन्होंने इसकी खुदाई करने का काम किया था। याद रखिए 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने खुदाई की। थोड़ा डॉक्टर अमरेंद्र नाथ वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1997 के अंदर इस राखी नाम से क्या की खोज करी थी। बात आपको याद रखनी होगी इसके बारे में इस राखी के बारे में। ऐसा ही जब यहां पे खुदाई हुई तो खुदाई से कुछ सामग्री ली होगी तो यहां से 4500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। 4500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष यहां से मिले। तो ये सारी साइट तो आपको दिमाग में सेट करनी है इस राखी के बारे में। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग करेंगे। अब हम बात करेंगे और आपकी साइट है। अगर इस साइट की बात करूं तो इसे आप लोग जो है वो नाम से जानते हैं तो सर इस साइट को हम लोग बनावली के नाम से जानते हैं। बनावली या बनवाली तो इसे बोलते हैं बनवाली। ठीक है तो ये तो आपको याद रखना होगा इस बारे में आपके इस स्थल के बारे में इसे बनावली। सर ये बनावली नाम स्थल जो है क्या है और कहां स्थित है तो ये बनावली स्थल जो है वो हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है और हरियाणा राज्य की कौन सी है तो आंसर करेंगे सर फतेहाबाद में स्थित है। तो ये फतेहाबाद के अंदर स्थित है। बनावली की बात करें तो आपको बताएगा ये बनावली जो है इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है तो आंसर करेंगे सर 1973 की बात करूं या 1974 की बात करूं तो 1973 और 74 के अंदर इसकी खोज की जाती है वो की जाती है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। कौन कहता है तो आंसर करेंगे एक व्यक्ति थे जिसका नाम रविंद्र सिंह बिष्ट जिन्हें आप लोग आरएस बिष्ट के नाम से जानते हो और इसी आरएस बिष्ट के द्वारा तो यहां पे क्या जाती है खोज की जाती है। बात आपको यहां पे करनी होगी। अगर बात करूं आपके इस बनावली के बारे में तो आपको बताएगा ये बनावली जो है वो कौन सी नदी के किनारे था तो आंसर करना बनावली जो है तो ये गब्बर नदी के किनारे था। बनावली तो ये कौन सी नदी के किनारे था तो आंसर करेंगे सर ये गब्बर नदी के किनारे था। ठीक है तो दिमाग में आपको सेट करनी होगी। इसके बाद तो आप लोग बात करेंगे इसे यहां से हमें मिट्टी का बना हुआ खिलौना मिला था। थोड़ा मिट्टी का बना खिलौना वो कहां से मिला था तो आंसर करेंगे सर वो बनावली से मिला था। बड़ा खिलौना में क्या था तो आंसर करेंगे सर वो हलवा था जो कहां से मिला तो आंसर करेंगे सर वो हमें बनावली से मिला। वैसे ही एक बात और इसके बारे में याद रखेंगे आप लोग सर सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जहां जल निकासी जो है वो सुदृढ़ नहीं थी। तो ये ऐसा था जहां जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुआ करती। ये बात आपको यहां की याद रखनी होगी। ठीक है तो ये सारी बातें आपको इस साइट के बारे में याद रखनी है। अब बेटा हम बात करने वाले हैं इस सभ्यता के अंदर आपके महत्वपूर्ण तथ्यों की वो बातें करेंगे जो एग्जाम में सीधी पूछी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण तीन साइट थी। इस साइट के बारे में जो बातें आपको पूछी जानी थी उन सारी बातों को दिखाने का काम किया। अब साथ ही इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। ऐसा ही सबसे पहला पॉइंट मैं आपको करूंगा वो यहां की लिपि होगी। यहां की स्क्रिप्ट के बारे में आपको काम करूंगा। ठीक है तो यहां की स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो कैसी हुआ करती थी तो आप याद रखेंगे सर यहां की लिपि थी वो भावचित्रात्मक हुआ करती थी जिसके अंदर चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया जाता था। अगर भावचित्रात्मक होता है इसे आप लोग पिक्टोग्राफ बोलते हो। पिक्टोग्राफ बेटा इस भावचित्रात्मक लिपि के अंदर आपके कितने चिन्ह थे तो आंसर करेंगे सर इसके अंदर 64 चिन्ह हुआ करते थे। बेटा इन 64 चिन्हों के अंदर दो चिन्ह सबसे ज्यादा यूज में लाए जाते थे और वो दो चिन्ह बेटा एक तो था युवा आकार का। बेटा याद रखना इस सभ्यता के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग में कौन सा लाया तो सर एक तो युवा आकार लाया और दूसरा तो सबसे ज्यादा मछली का प्रयोग किया गया। कौन सी का प्रयोग किया तो मछली का यूज सबसे ज्यादा लोग करते थे। बेटा ये जो लिपि थी भावचित्रात्मक इस लिपि को हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको हम लोग ब्रोस फ्रेंडली लिपि के नाम से जानते हैं। तो ये जो लिपि थी इसे ब्रोस फ्रेंडली लिपि के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है ये बात भी आपको यहां पे दिमाग में सेट करनी होगी। सही भावचित्रात्मक लिपि की खासियत होती है तो ये लिपि जो है उर्दू भाषा की जाती है जो स्टार्टिंग में दाएं से शुरू होगी यानी दाएं से बाएं राइट टू लेफ्ट चलेगी। उसके बाद में तो इसे बाएं से शुरू किया जाएगा और फिर ये बाएं से कहां तक चलेगी सर ये दाएं तक चलेगी। तो दाएं से बाएं अगर बाएं से दाएं चलेगी तो ये आपकी उर्दू भाषा की जाती है। ये आपकी लिपि थी जिसे आप बोलते हो सर इसे हम लोग भावचित्रात्मक लिपि हम लोग बोलते हैं। अब बात करें दोस्तों यहां के नगर नियोजन की इसे यहां की सिटी प्लान कैसी हुआ करती थी। यहां पर दोस्तों नगर नियोजन कैसा था अब इसे नगर नियोजन पर हम लोग करेंगे। तो नगर नियोजन की बात करूं तो नगर नियोजन का मतलब यहाँ के घर जो किस प्रकार के थे किस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं हुआ करती थी। यहाँ की सिटी प्लान के बारे में बात करें सिटी प्लान की बात करूं तो पहले तो याद रखेंगे जो घर है वो यहाँ पर क्या थे सारी सारी पक्की ईंटों से बने हुए थे। तो याद रखेंगे इस घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया गया। जब आप लोग लुशन की सीरीज लगते हो तो या कोई भी टॉपिक वाइज सीरीज लगते हो उसके अंदर क्वेश्चन जरूर होता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस चीज से बने हुए थे तो साथ ही आंसर करेंगे यहाँ के बने हुए थे वो सारी सारी पक्की हुई ईंटों के बने हुए थे। ठीक है अब यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया ईंटों को क्या कहता था तो आंसर करेंगे सर ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है। क्या बोलते हैं तो सर ईंटों को टेराकोटा यहाँ कहा जाता है। ऐसे ही अगर बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की तो सर यहाँ पे कौन कौन सी ईंटें हुआ करती थी तो यहाँ पे वक्राकार ईंटें हुआ करती थी। ऐसे वक्राकार ईंटें वक्राकार ईंट कौन सी होती है तो गोले की तरह रहती है जो गोल होती है उसे वक्राकार ईंट बोलते हैं और वक्राकार ईंट जो वो कहां पे यूज की जाती थी तो सर वो तमिल के अंदर यूज की जाती थी। तो तमिल के लोग थे वो वक्राकार ईंटों का प्रयोग करते थे। ये बात मैंने बताई आपको। दूसरा यहाँ के लोग बेटा वो गोलाकार ईंटों का प्रयोग करते थे जिन्हें आप लोग बोलते हो वक्राकार बोलते हो। यहाँ के लोग बेटा वो ईंटों के ऊपर डिजाइन करते थे इसी को आप बोलते हो अलंकृत ईंटें। क्या बोलते हो अलंकृत ईंट आप बोलते हो। ऐसी ईंट जिसके ऊपर डिजाइन की जाती थी उसे अलंकृत बोला गया। ये जो ईंटें मिली अलंकृत ईंटों के साथ मिलते हैं तो सर वो कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है अगर बात करूं यहाँ की तो याद रखेंगे सर यहाँ के लोग थे इनके द्वारा एल आकार की ईंटें बनाई गई थी। ऐसी एल आकार की ईंट। अब मुझे एल आकार की ईंट का काम था तो याद रखना कोने बनाने के लिए कोने होते हैं कोने बनाने के लिए तो इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो ये जो है एल आकार की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो ये सारी बातें ईंटों के बारे में अगर बात करूं ईंटों की तो आपको बताएगा ये ईंटों का अनुपात कितना था। ये जो ईंट बनाते थे उसके अंदर लंबाई कितनी थी चौड़ाई कितनी थी लंबाई कितनी थी तो आंसर करेंगे सर लंबाई की बात 4:2:1 वर्ग। ये बातें दिमाग में सेट करनी है इन नगर नियोजन के बारे में। अगर बात करूं यहाँ की तो याद रखेंगे यहाँ की जो गलियां थी बेटा वो गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पे जितनी गलियां थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो यहाँ की गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटने का काम करती थी। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है
चलिए तो दोस्तों अगला पॉइंट बात करें तो सर यहाँ का जो नगर नियोजन था वो कैसा हुआ करता बेटा, ये ग्रिड पद्धति पर आधारित था, इस पर आधारित था, तो सर ये ग्रिड पद्धति पर आधारित था। सर ग्रिड पद्धति कौन सी होती है? ग्रिड पद्धति की मैं बात करूं तो ये जालनुमा होता है, जाल के आकार का होता है, ये आपको यहाँ पॉइंट डिस्कस करना होगा। अब दोस्तों अगर बात करें इसी आपकी नगर नियोजन की, तो नगर नियोजन के अंदर नालियां जो है वो की हुआ करती थी, नालियां जो कैसी हुआ करती थी सर, वो पक्की और डटी हुई थी, पक्की व डटी हुई थी बेटा। तो ये बात आपको नालियों के बारे में याद होगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो आपको याद रहेंगे सर यहाँ पे सारी चीजें जो इसको सबसे अलग बनाने का काम करती थी, इसको सबसे हटकर बनाने का काम करती थी, वो सारा क्या था, वो नगर नियोजन था। पहले यहाँ पर नगर नियोजन की बात करें तो यहाँ का जो शहर था तो ये शहर दो भागों में विभाजित हुआ था, ये शहर जो वो आमतौर पर दो भागों में बटे हुए थे। अगर तो दो भाग कौन से हुआ करते थे तो आपको याद रहेंगे सर, दो भागों की बात करूं तो एक भाग जो था वो कौन सा हुआ करता था, तो सर इसके अंदर पश्चिमी किला हुआ करता था, इसका एक भाग जो है तो पश्चिमी किला था, दूसरा भाग इसे हम लोग पूर्वी किला जानते हैं। सर पश्चिमी किले में कौन रहते थे? ये किला जो था ये सर्वाधिक ऊंचाई पर था, सबसे ऊंचा किला हुआ करता था, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित था, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित था दोस्तों आपका, और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित था। तो यहाँ पे कौन सा वर्ग रहता था? तो सर यहाँ पर पुरोहित वर्ग रहता था, यहाँ पे पुरोहित वर्ग या कह सकते हैं आपका ब्राह्मण वर्ग यहाँ पे आता था, ये बात आपको याद रखनी। पूर्वी किला जो है ये जो है निचला स्तर माना जाता है, ये यहाँ का न्यूनतम स्तर माना जाता है। इस नमन स्तर की बात करें तो यहाँ पर कृषक, मजदूर और व्यापारी वर्ग रहता था, यहाँ पे कौन से वर्ग रहते थे? तो सर यहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोग थे वो रहते थे, ठीक है। और पश्चिमी किला था, इस किले के चारों तरफ चार दीवार होती थी, इसके चार तरफ दीवार निकाली जाती थी जो इनको प्रोटेक्शन देने का काम करती थी। ये क्या था? चार दीवार से घिरा हुआ आपका पश्चिमी किला हुआ करता था। ये सारी बातें आपको सेट करनी है इसके बारे में, आपके इस नगर नियोजन के बारे में हम साथ ही कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, दूसरी चीज आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे, घड़ी आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे तरीके से नोट को साथ ही साथ पढ़िए और इनका रिवीजन करिए, साथ में एमसीक्यू लाइए। मैं कहता हूं आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी, सारी बातें यहाँ से दिमाग में सेट करिए। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हम बात करें इसके बारे में तो आपको पता चलेगा ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करेंगे, प्रशासनिक राजधानी की बात करेंगे। तो यहाँ की जो प्रशासनिक राजधानी थी कुछ नहीं थी, तो आंसर करेंगे वो दो हुआ करती थी। असल ये दो राजधानियां कौन सी हुआ करती थी? तो एक राजधानी की बात करूं तो इसका नाम था हड़प्पा, क्या नाम था? हड़प्पा हुआ करता था। दूसरी की बात करूं तो इसका नाम था मोहनजोदड़ो। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की राजधानी थी, इन्हीं दोनों राजधानी को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इन्हें क्या कहता है? तो सर इन्हें ट्विन कैपिटल या तो इन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता है। फिर तो जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो आंसर करेंगे सर पिकट नाम का इतिहास था और पिकट ने इसे जुड़वा राजधानी कहा था, ठीक है। फिर तो पिकट नाम का इतिहास था, इसने बताया ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हुआ करती थी। अगर आपसे पूछा है ये सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक राजधानी कौन सी थी? ऐसा थी अगर आपसे पूछा है ये सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक राजधानी कौन सी थी? तो आंसर करेंगे सर यहाँ की औद्योगिक राजधानी का नाम चंद्रोद था, क्या नाम था? तो सर यहाँ की औद्योगिक राजधानी जो थी इसका नाम था चंद्रोद था। अगर आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? तो ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी जब पूछेगा तो आंसर करेंगे सर वो लोकल हुआ करता था गुजरात के अंदर, कौन सा था? लोकल। अगर बात करूं सिंधु घाटी के समाज के बारे में दोस्तों, यहाँ की सोसाइटी की बात करूं तो यहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? तो सर यहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक हुआ करता था। अगर बात करें तो यहाँ की ये लोग जो है एक तो प्रकृति की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो सर ये प्रकृति की पूजा करते थे लोग, प्रकृति के साथ साथ एक भगवान की पूजा करते थे। तो जो ये लोग थे ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ये जो लोग सिंधु घाटी के ये पशुपतिनाथ की पूजा करने का काम करते थे। बेटा आप लोग बताएंगे जरा, हमने पढ़ा पशुपतिनाथ जो किस भगवान को कहते हैं, एक बार मैं साथ ही आप लोग बताएंगे पशुपतिनाथ किस भगवान को कहता है, एक बार बताएंगे मुझे देखते हैं आप लोग कितना अच्छे से पढ़े हैं, आप लोग बताएंगे पशुपतिनाथ जो दोस्तों इन्हें हम लोग नाम जानते हैं। तो सर इन्हें त्रिमुखी नाम से जानते हैं। तो ये त्रिमुखी आपके कौन थे? त्रिमुखी शिव थे। बेटा इसकी बात करूं तो इनकी मूर्ति में मिली, वैसे इनकी जो मूर्ति में मिलती है त्रिमुखी शिव की, कहां से मिलती है? तो सर इनकी मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली, ठीक है। तो मूर्ति कहां से मिलती है? तो आंसर करेंगे साथी वो है मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अच्छे तरीके से पढ़े हो। चलिए अगला पॉइंट करेंगे इस सिंधु घाटी के बारे में, साथी अगला पॉइंट हमारा साथ में उसके बारे में करेंगे। आपसे पूछा जाएगा तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो व्यापार हुआ था, जो ट्रेड हुआ था, कैसे हुआ था? तो आंसर करेंगे सर वो वस्तु विनिमय प्रणाली से हुआ था। वो कैसे था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली से था, इसे आप लोग बोलते हो बार्टर सिस्टम। ये क्या बार्टर सिस्टम हुआ था? ये क्या होता है? इसके अंदर वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, इनका जो अनुपात था वो 16:1 हुआ था। याद रखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में इनका अनुपात था 16:1 आपका जो व्यापार हुआ था। अगर बात करें इस सभ्यता के बारे में या इस सिंधु घाटी के बारे में तो दोस्त आपसे पूछा जाएगा तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ के बंदरगाह कौन से हैं? थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह हुआ करते हैं इसमें सबसे बड़ा नाम आता है लोथल, लोथल के बाद दूसरा नाम आता है रंगपुर, रंगपुर के बाद नाम आता है बालाकोट और बालाकोट के बाद नाम आता है सूताकोई। और सूताकोई जो ये सारी सारी क्या थे? सर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बंदरगाह हुआ करते थे। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह की बात आएगी लोथल, रंगपुर, बालाकोट और सूताकोई, ये सारी सारी थी जिसमें लोथल और रंगपुर जो साथी कहां पे हैं? तो आंसर करेंगे सर गुजरात के अंदर स्थित है। बालाकोट जो बेटा ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है आपका, वैसे सूताकोई कहां स्थित है? तो आंसर करेंगे सूताकोई अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में करनी होगी इसे सिंधु घाटी के बारे में। अगला पॉइंट हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भारत की आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद सर्वाधिक स्थल, तो भारत की आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल हमें मिले वो मिले भाई गुजरात के अंदर। कहां मिले? तो आंसर करेंगे सर सबसे ज्यादा स्थल हमें कहां से प्राप्त हुए? दोस्तों गुजरात के अंदर से प्राप्त हुए हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। 16:1 का होता है कि अगर आपके पास कोई चीज ज्यादा मात्रा में मान लीजिए आपके गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ है और आप किसी गेहूं के बदले चावल लेना चाहते हो तो वो आपको 1 किलोग्राम के हिसाब से देगा, उसके बदले में आपको चावल है वो 16 के हिसाब से देना है क्योंकि जिसको जरूरत होती है उसको अपनी चीज ज्यादा देनी पड़ती है, जिसको लेता था वो चीज कम अमाउंट के अंदर देता था। तो आपको लेता है तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की संपादन में थी 16:1 के अंदर हुआ करती, ठीक है। अब बात करें इंडस्ट्रियल सिलेक्शन के बारे में तो आपको ये भी जानना होगा कि सर सिंधु घाटी के लोग थे इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। तो क्या बताएगा? सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया गया, तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन लोग करते हैं तो सिंधु घाटी के लोग करते हैं। और बेटा ये जो लोग थे सिंधु घाटी के ये कपास के लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे और बेटा कपास को सिंडोन बोलते थे, तो सर कपास के लिए इन लोगों ने सिंडोन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये सिंडोन शब्द का प्रयोग कपास के लिए किया करते थे। अगर बात करें यहाँ पर तो सर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मुद्रा हुआ करती थी, बेटा ये मुद्रा बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो आंसर करेंगे सर मुद्रा बनाने के लिए ये सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। तो याद रखेंगे सर मुद्रा बनाने के लिए किसी का प्रयोग करते थे? सर ये लोग सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। उसके अलावा अगर बात करें सिंधु घाटी के लोगों के बारे में तो आप लोग बात याद रखेंगे सर सिंधु घाटी के लोग थे इनके पास मुद्रा बनाने के लिए सेल खड़ी थी जो हड़प्पा से मिली थी, लेकिन आप लोग ये याद रखेंगे सर ये लोग हैं ये तांबे से, ये लोग हैं कांसे से और दोस्त ये लोग हैं टीन से पीछे थे, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। तो भाई किस चीज से नहीं थे? तो आंसर करेंगे सर इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है ये सूरकोट कहां स्थित है? तो दोस्त सूरकोट नाम से की बात करूं तो सूरकोट की खासियत ये भी थी सर यहां से हमें घोड़े की अस्थियां मिली, तो घोड़े की जो अस्थियां मिलती है वो किस स्थान से मिलती है? तो आंसर करेंगे सर वो हमें सूरकोट से। और आपसे पूछा जाता है ऊंट की अस्थियां, ऊंट की अस्थियां, अस्थियां के बोन और आपका कैमल, ऊंट की अस्थियां जो है वो मिली कालीमा से, कहां से मिली? कालीमा से मिली। आपसे पूछा जाएगा ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी इमारत कौन सी थी? इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो सबसे बड़ी सबसे पश्चिमी इमारत की मानी जो फेमस हुआ करती थी तो कौन सी थी? तो आंसर करेंगे यहां की सबसे पश्चिमी इमारत एक महान स्नानागार, वो एक महान स्नानागार था, एक ग्रेट बाथटब जो हमें पास मिला था, सर ये मोहनजोदड़ो से मिला था। और आपसे पूछ ले यहां की सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत दोस्त आपसे पूछ ले तो आंसर करोगे सर वो एक अन्नागार था, एक रेंद्री थी। अगर आपसे पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का डोमेन किसे कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का डोमेन या सिंधु सभ्यता का पूर्वी डोमेन किसे कहा जाता है? तो आंसर करेंगे सर वो लोथल को कहा जाता है, किसे कहता है? तो सर सिंधु सभ्यता का पूर्वी डोमेन जो लोथल को कहा जाता है, लोथल जो है वो कहां स्थित था? सर वो गुजरात है। चलिए आगे बात करते हैं इस सिंधु घाटी के बारे में। तो आप पूछा जाएगा ये स्वतंत्रता के बाद आजादी के बाद ज्यादा जो साइड देखने मिली गुजरात के अंदर, तो अब हम बात करेंगे इस हमें कौन से स्थल कहां से देखने मिले? तो हम बात करेंगे प्रमुख स्थल जो बाद में खोजे गए। प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे सबसे पहला नाम आप देखेंगे डेरा इस्माइल, डेरा इस्माइल स्थल जो है वो पंजाब के अंदर खोजा गया था। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा स्थल भी आप देखेंगे जिसका नाम होता है गंभीरवाला,
ये वाला स्थल अभी हाल ही के अंदर हो गया, ये भी गुजरात के अंदर स्थित था। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको एक स्थल हो गया, इसका नाम था रंगपुर। रंगपुर जो है ये गुजरात के अंदर एक स्थल जिसकी हम बात करें, इसका नाम है सूरताकुई। सूरताकुई जो है ये अफगानिस्तान के अंदर, सूरताकुई जो है अफगानिस्तान के अंदर मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको एक बालाकोट, और दोस्त बालाकोट कहां से था, आपको आंसर कर देंगे। सर बालाकोट नामक स्थल जो है वो हमारा पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के अंदर। तो ये वो नेशनल है जिनकी हाल ही के अंदर आपकी खोज की गई थी, जिनकी हाल ही के अंदर आपकी खोज की गई थी। बेटा ये 11.88 मीटर लंबा हुआ करता था, 7.01 मीटर हुआ करता था, 2.03 मीटर हुआ करता था। ना वो चल पूछेगा, ना पूछेगा, ना पूछेगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, ये सिंधु घाटी सबसे पश्चिमी नागपुर थी, आंसर करेंगे। एक बात या महासन नागा और एक आसम लगा, ये मोहन जोदड़ो से मिला था। इसके पश्चिमी सेकंड बेटा ये दक्षिण भाग, इससे उतरने के लिए इसके सीढ़ियां हुआ करती थी, तो ये सारी बात इसमें है, लेकिन आपसे सीधा क्वेश्चन रहेगा, जरा आपसे यहां पे नहीं पूछेगा। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है। तो हम आगे बात करेंगे तो और मैं करेंगे और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे, और कल से हमारा सिविलाइजेशन का नया दौर, एक नया अध्याय हो जाएगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने मिलती है। ओके, बढ़िया। चलिए अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है वो आपसे पूछा जाएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेगा, तो इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ या इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो कोई भी चीज होती है उसकी शुरुआत होनी चाहिए, इसका अंत कैसे हुआ? तो आंसर करेंगे इसका अंत होने का सबसे बड़ा कारण था बाढ़। बेटा बाढ़ आने के कारण जो है इतिहास मानते हैं इसका क्या होता है, अंत होता है। तो करेंगे सर बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ के कुछ लोग इसमें डूब गए, और कुछ लोग थे वो यहाँ से पलायन करके वो उत्तर प्रदेश वाले एरिया के अंदर उन महाद्वीप वाले एरिया के अंदर गए, यहाँ पर इस सभ्यता का पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा। इसका अगला कारण आप क्या मानते हैं, इसमें एक कारण होता है कि यहाँ पे सूखा यात्रा था जिसके चलते भी लोग यहाँ से पलायन करके या यहाँ पर कुछ आपके आक्रमण हुए थे, इन आक्रमण करने के कारण भी लोगों का अंत होता है। लेकिन आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण क्या था, तो आप आंसर करेंगे सर बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, यहाँ इसका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसके 250 साल तक क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, अगर जानकारी नहीं मिलती तो उन 250 साल का इतिहास हमारे पास नहीं होता है। लेकिन अब बाकी जो इसके बाद का इतिहास होता है उसके बारे में हमें प्रॉपर तरीके से जानकारी मिलती है, प्रॉपर तरीके से हमें हर चीज सबूत देते हैं, क्योंकि इसके अंदर या किसी वेद के अंदर या किसी के बारे में काम किया गया, तो वो सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें यहाँ तक आपको करनी है। अब कुछ एक बातें और भी कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, अगर यहाँ पे आपका वो पूरी तरह से कवर हो जाए। ठीक है, एक बात आपसे पूछ लेता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा माना जाता है? इस इंडस सिविलाइजेशन की बात करें तो इसका सबसे प्राचीन जो स्थल है वो कौन था, तो आंसर करेंगे सबसे प्राचीन स्थल जो था सर वो माना गया बिरयाना। आज तक के प्राप्त सारे स्थलों में सबसे पुराना यही था आपका बिरयाना, जो कहां से प्राप्त होता है, फतेहाबाद से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर बात करें इंडस सिविलाइजेशन की, इंडस सिविलाइजेशन के अंदर ये जो लोग थे इन्हें ज्यादा चीजों का नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी लोग अच्छा काम करता था। बेटा कई जगहों से हमें हाथी के साक्ष्य देखने मिले, जिसमें गुजरात का नाम इंपोर्टेंट होता है, वहां से हमें इसके साक्ष्य देखने मिलते हैं हाथी के बारे में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है वो संपूर्ण हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा तो सर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होगा। बेटा यहाँ जो टाइम पीरियड वो पढ़ लिया था 2520 से लेकर 1750 बीसी का। बेटा अब यहाँ पे आगे आने वाले 250 सालों में क्या हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, अगर जानकारी नहीं मिलती उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे? बेटा अब यहाँ से जो नया अध्याय होगा वो वैदिक सिविलाइजेशन होगा, जो वैदिक सिविलाइजेशन आपको बताएगी कि वेदों की बारे में। बेटा यहाँ वेदों का इतिहास पढ़ेंगे, वेदों की रचना के बारे में बात करेंगे, जब हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका एक नया अध्याय होगा जिसे आप लोग वैदिक सभ्यता बोलते हो। वैदिक सभ्यता जिसका टाइम पीरियड था वो 1520 से शुरू होगा और 1520 से लेकर 620 तक का टाइम पीरियड है वो आपका वैदिक सभ्यता रहेगा। अब दोस्त यहाँ पे ये बीच के 250 साल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के 250 साल। बेटा इन 250 साल के अंदर क्या हुआ था इसके बारे में कोई जानकारी हमारी नहीं मिलती है, यहाँ तक हमें इनके बारे में पढ़ना होगा। तो कल की क्लास के अंदर बात करेंगे इसके बारे में, आपके इनिशियल के बारे में बात करेंगे, और कल से हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करना शुरू करेंगे। देखिए किसी को डाउट आप लोग उसके यहाँ तक हम टॉपिक को करेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ तक बात करिए, डाउट है तो दोस्त आप पूछ लेंगे, फिर आज की क्लास को आगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे, उसके बाद इसको बार-बार रिवाइज करेंगे, रिवाइज करोगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर भी डाउट होता है तो हम आपके सामने। चलिए ओके, बढ़िए। आज की क्लास इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।